राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जो खोई हुई ज़मीन तलाश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक उनके पिताजी के हाथ में पूरी तरह से पार्टी की कमान थी तब तक राष्ट्रीय लोकदल ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी मानी जाती थी और यहाँ पर बहुत बड़ा वोट बैंक था राष्ट्रीय लोकदल का। जाट प्लस मुस्लिम समीकरण हर बार ऐसा बैठता था कि हर पॉलिटिकल पार्टी की जो हवा थी वो ख़राब हो जाती थी और हर पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के सामने टाए टाए फीस हो जाती थी। लेकिन 2013 के बाद समीकरण बदले और 14 के बाद जो भी चुनाव हुआ है उसमें ऐसा रहा है कि जाटों का तो वोट 50% 60% राष्ट्रीय लोकदल को मिला है, मुस्लिमों का भी मिला है, लेकिन उस तरह से नहीं मिला कि ये पार्टी सीट ज़्यादा जीत पाए। हालांकि अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो वाकई में पार्टी का वोट शेयर कोई खास गिरा नहीं है और जितना पहले रहता था लगभग उतना या उससे 2-4% कम है। लेकिन जो भाजपा का वोट शेयर रहा है, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे वोट, बसपा के बहुत सारे वोट वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए हैं और यही कारण है। और कांग्रेस का भी पूरा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। मुस्लिम वोट बैंक को छोड़ दें कांग्रेस के, तो बाकी के जितने भी मुस्लिमों के अलावा कांग्रेस का वोट बैंक था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सारा चला गया है बीजेपी पर। यही कारण है कि बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरी है और राष्ट्रीय लोकदल नंबर 2 पर खिसक गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय लोकदल तो 2017 में अकेले दम पर लड़ी थी, सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, इसके बावजूद वो अभी भी 2 नंबर की पार्टी कैसे है। दरअसल में अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल को लोग काफ़ी छोटी पार्टी समझते हैं और ये समझते हैं कि इस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इसके बावजूद 2017 में जब प्रचंड भाजपा लहर थी पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरा का पूरा सोशल मीडिया से चुनाव लड़ा गया और लोग सोशल मीडिया को देखकर अपना मत बना रहे थे किसे वोट देनी है। ऐसे वक्त में जब भाजपा के पास हर बूथ लेवल पर सोशल मीडिया के कार्यकर्ता थे, सोशल मीडिया वॉरियर थे, जो तुरंत के तुरंत व्हाट्सएप से जो पोस्ट आती थी चाहे वो असली हो या नकली हो उनको शेयर करते थे और भाजपा के पक्ष में माहौल बना ही दिया था पूरा। और यही कारण है कि भाजपा 300 से ज़्यादा सीटें लाई भी। तो उस वक्त में राष्ट्रीय लोकदल ने एक तो सीट जीती जो छपरौली की थी। वो विधायक बाद में कहाँ चले गए इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोकदल के चुनाव जिन पे विधायक बने, ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा 8 से 9 सीटें ऐसी थी जहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल दूसरे नंबर पे रही या तीसरे नंबर पे रही और कुछ सीटें ऐसे हारी 2000 वोटों से या 3000 वोटों से। तो जब कई सीटें राष्ट्रीय लोकदल ऐसी हारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा लोनी सीट पर भी अच्छे खासे वोट मिले थे राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट को। बागपत, बड़ौद, सिवाल खास, इन सभी पर अच्छे खासे वोट शेयर था राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट का, जिसमें से एक बात तो साफ हो गई कि बेशक भाजपा दावा करती हो कि अब जाट राष्ट्रीय लोकदल को वोट नहीं देता, लेकिन बड़ी मात्रा में जाट वोट बैंक अभी भी राष्ट्रीय लोकदल के पास ही है। और जब 2019 का चुनाव आया तब भी भारतीय जनता पार्टी ने बागपत और मुजफ्फरनगर दोनों सीटें जीत ली, लेकिन वो किस तरह से जीती ये सब जानते हैं। दरअसल में जो गठबंधन हुआ था लोकदल, सपा और बसपा का हुआ था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ कि जो बसपा का बेस वोटर है वो लोकदल में शिफ्ट नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी में भी शिफ्ट नहीं हुआ, बल्कि वो भाजपा के पास गया, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को वोट देना शायद सही नहीं समझा या जो भी हालात रहे हो। लेकिन दरअसल में जो राष्ट्रीय लोकदल की दोनों सीट गंवाने का अहम कारण रहा वो यही रहा कि बसपा का चुनाव ना लड़ने से इन 2 सीटों पर जो बसपा का बेस वोटर है वो शिफ्ट हुआ भाजपा की तरफ, जिस वजह से दोनों सीटों पर हार मिली। लेकिन इसके बावजूद चौधरी अजीत सिंह को 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे और सिर्फ 5,500-6 हज़ार वोटों से हारे थे। और जो लोग कह रहे थे कि इनको सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे और जाट वोट नहीं देंगे, वो सब आंकड़े धरे रह गए थे जब चुनाव के नतीजे आए थे। दरअसल में चौधरी अजीत सिंह को जितने वोट मिले थे ऐसा अंदाज़ा था कि 3.5 से 3.25 लाख के लगभग मुस्लिम मतदाताओं ने वोट डाले हैं। तो अगर ये भी मान लिया जाए कि 100% वोट मुस्लिमों ने चौधरी अजीत सिंह को दे दिए, उसके बावजूद भी 1.5 लाख वोट चौधरी अजीत सिंह को अलग मिले थे। 1 लाख तो मिले ही मिले थे। अब पूरे मुजफ्फरनगर में ही लगभग 2 लाख के करीब जाट मतदाता है, तो अगर 1.5 लाख ने भी डाले होंगे, मान के चलिए 1 लाख के करीब जाट वोट वहाँ तब भी चौधरी अजीत सिंह को मिला था। और 2019 में जब प्रचंड मोदी लहर थी और मतलब एक तरह से 5 साल सरकार बनने के बावजूद प्रचंड मोदी लहर थी और इसके बावजूद अगर चौधरी अजीत सिंह
जितने जाट वोट पड़े मुजफ्फरनगर में उनका 60% 70% ले गए, तो मान के चलिए ये पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, ये पार्टी वापसी करेगी। और जयंत चौधरी इस बात को जानते हैं और इसीलिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। और जयंत चौधरी किसी भी नेता से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश में कोई नेता सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई देगा इन दिनों, तो वो हैं जयंत चौधरी। उनके पिता जो अब अपनी पोतियों के साथ ही वक्त बिताना शुरू करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो एक तरह से किंग रहे अपने वक्त में, हर किसी का अपना वक्त होता है। अब उनकी उम्र हो चली है और उनको भी पोतियों के साथ ही रहना अच्छा लगता होगा। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल की कमान जयंत चौधरी ने अपने हाथ में ली है, और जहां उनके पिता ने पहुंचाया था पहला टारगेट, तो उनका वही होगा कि राष्ट्रीय लोकदल को वापस वहीं लाया जाए। चाहे अकेले लड़े, चाहे समाजवादी पार्टी के साथ लड़े, चाहे कांग्रेस के साथ लड़े, 2022 का विधानसभा चुनाव कम से कम 7-8 विधायक तो लोकदल के लाए जाएं। और यही कारण है कि किसानों की बात करनी है। लोकदल ने कभी भी किसानों से अलग बात की भी नहीं, ना जातियों में खुद को बंटने दिया। हालांकि अब मीडिया अलग तरह का हो गया और मीडिया तुरंत ही लोकदल को जाति का सर्टिफिकेट दे देता है। लेकिन इसके बावजूद जयंत चौधरी हार मानने को तैयार नहीं है। लगातार किसान महापंचायतों का आयोजन हो रहा है, सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और घरों से बाहर निकल के भीड़ में, जब लोग कोरोना से डर रहे हैं, उस वक्त आकर भीड़ में महापंचायतें कर रहे हैं। और लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी किसान महापंचायत कर चुके हैं। मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, हाथरस, इसके अलावा इन एरियो में खासकर पूरा जोर है जयंत चौधरी का। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनका वोट लोग देते हैं, उसके अलावा कुछ और वोट बटोरने की कोशिश है, क्योंकि जितनी वोट लोकदल को मिलती हैं उससे कम तो मिलेगी नहीं। वो तो परंपरागत वोट बैंक है, सिर्फ हर सीट पर 8-10 हज़ार वोट की कमी है। अगर वो पूरी हो जाए तो लोकदल के पास 5-6 सीटें अकेले दम पर ही आ जाए। और अगर सपा के साथ लड़ेगी तो यकीनन 9-10 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल जीतने की पूरी उम्मीद है 2022 में। और इसीलिए शायद जयंत चौधरी ने अपना बिल्कुल चैन हराम कर लिया है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब किसानों के बीच ही रहना है, महापंचायतें ही करनी है। अभी उनका महापंचायतों का दौर ख़त्म हुआ और अब दूसरा उनका जो शेड्यूल है वो आ गया है, और इसमें पहले से भी ज़्यादा महापंचायतें हैं। प्रशासन भी उनके खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज कर रहा है, लेकिन जयंत चौधरी ने साफ कह दिया है वो नहीं रुकने वाले, वो महापंचायतें करेंगे। और जयंत चौधरी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, यकीनन लोग कहते हैं कि मेहनत का फल मिलता है। लेकिन देखने वाली बात होगी 2022 से पहले किस तरह से ध्रुवीकरण होगा वोटरों का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण बड़ा आसान होता है और व्हाट्सएप के दौर में तो बेहद ही आसान। और लोग व्हाट्सएप को न्यूज़ चैनल मान लेते हैं, और न्यूज़ को भी न्यूज़ नहीं मानना चाहिए। आज के वक्त में कोई भी फर्जी खबर चलवा दी जाती है और उसका लोगों के दिमाग पर इम्पैक्ट पड़ जाता है। याद करिए ज़रा 2019 का लोकसभा चुनाव, किस तरह से एक खबर चली कि चौधरी अजीत सिंह चप्पल उतार के पहुंचे थे मंच पे, क्योंकि मायावती ने उतरवा दिए थे। जबकि हकीकत ऐसी थी कि ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था और ऐसी कोई बात भी नहीं थी। वो लोग इस बात का कुछ प्रूफ नहीं दे पाए, और जो मंच पर दिख रहे थे चौधरी अजीत सिंह, वो चप्पलों में ही दिख रहे थे। लेकिन इसके बावजूद चौधरी अजीत सिंह के बारे में इस तरह की अफवाह फैलाई गई, और ऐसा कहा जाता है कि जो 5,500-6 हज़ार का अंतर पड़ा चौधरी अजीत सिंह की हार में, वो उसी खबर की वजह से पड़ा। हालांकि वो खबर कभी सच नहीं थी, लेकिन अगर शायद वो खबर ना चलती तो चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट जीत जाते। तो इस तरह की छोटी छोटी खबरें होती हैं जो टीवी का मीडिया भी चला देता है कभी कभी, क्योंकि और बाद में माफ़ी मांग लेंगे अगर कोई फेक न्यूज़ उसको साबित कर दे। इनके लिए काफ़ी आसान होता है और इन चीज़ों का चुनाव पे फ़र्क पड़ता है। तो देखने वाली बात होगी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की कैसी खबरें चलेंगी जो चुनाव पर फ़र्क डालें। लेकिन फ़िलहाल के लिए जयंत चौधरी मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं, और सब कहते हैं कि मेहनत का फल मिलता ज़रूर है, परिश्रम का फल मिलता ज़रूर है। और राष्ट्रीय लोकदल ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस भी हो गया है, और अब काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी हो गया है 2014 से पहले का प्रदर्शन दोहराने के लिए। और शायद यकीनन कम से कम राष्ट्रीय लोकदल के समर्थकों को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकदल एक बार फिर से कड़ी टक्कर देगी पॉलिटिकल रूप से भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टक्कर होने जा रही है वो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही होगी 2022 के विधानसभा चुनाव में। वहीं पूर्वांचल में अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर होगी, या यूँ कह लीजिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और ऐसी पूरी उम्मीद है कि शायद सपा के पिछले 2017 जैसा प्रदर्शन ना दोहराए और पिछले बार से अच्छा करे, और भाजपा की भी कुछ सीटें कम होने की उम्मीद तो करी ही जा सकती है, क्योंकि जब दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि या तो आपकी सरकार चली जाए या सीटें कम हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें आई थी 2019 में उससे भी ज़्यादा आई। तो देखने
देखने वाली बात होगी कौन पार्टी क्या रणनीति बनाती है, लेकिन फिलहाल के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जयंत चौधरी बेहद ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।